नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर एनपी सिंह और आप सभी का जीविता टीवी चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैदिक नेचर क्योर या वैदिक प्राकृतिक चिकित्सा की ये श्रृंखला जो हम लोग चला रहे हैं पार्वती विद्यापीठ और पार्वती विद्यापीठ वैदिक वर्सिटी के 25 वर्ष होने के उपरांत चलाया जा रहा है, उसकी एक नई कड़ी में हम लोग आज आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज का जो विषय है रोग के साथ जब हम करेंगे तो रोग के साथ नवरस जो हमारी परंपरा में वैदिक परंपरा में है, जो नवरस है, नवरस का मानसिक एक परिचय होता है कि नवरस के माध्यम से हम अपने भाव, भावना और मानस का परिचय देते हैं और उसके साथ हमारे शरीर के अंगों का क्या संबंध है और उसके साथ स्वास्थ्य और रोग का क्या संबंध है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आप सभी से स्वागत भी है और आपका धन्यवाद भी है कि आपने इस इतनी लंबी श्रृंखला को सराहा है, साथ दिया है और इसमें नियमित आप जुड़ते जा रहे हैं और बहुत जगहों से अच्छे अच्छे फीडबैक भी आ रहे हैं। लोग संपर्क कर रहे हैं कि हमारी जो भी श्रृंखला चली है और जितने भी एपिसोड चले हैं उन सारे एपिसोड पर, कुछ एपिसोड पर तो विशेषकर लोग और विस्तारित जानना चाह रहे हैं। तो उस सिलसिले में हम लोग नए पाठ्यक्रम आरंभ कर रहे हैं, जैसे पंचकोश चिकित्सा, नाड़ी चिकित्सा। नाड़ी का मतलब है नाड़ी जो हमारे शरीर में जिस नाड़ियों की प्रवाह होता है उसके माध्यम से कैसे हम शरीर को स्वस्थ रख सकें। और हमारे पंच प्राण की बात है, उस पर हम लोग करेंगे। गर्भ संस्कार पर हम लोग पाठ्यक्रम चला रहे हैं और आज जो है नवरस और उसकी नवरस चिकित्सा की बात, तो इस पर भी हम लोग आज चर्चा तो करेंगे, लेकिन इसको और विस्तारित और गंभीरता से करना, कोई सीखना चाहता है तो बिल्कुल संपर्क करें। और हम लोग बहुत जल्दी इस पर एक बड़े पाठ्यक्रम की शुरुआत जुलाई लास्ट या अगस्त से शुरू करने वाले हैं। तो जो भी उस पाठ्यक्रम को करना चाहते हैं, हम लोग बहुत नॉमिनल फीस में और ऑनलाइन ही करेंगे, तो जो करना चाहें जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं नवरस की चिकित्सा पर, या नवरस के साथ हमारे शरीर और स्वास्थ्य और रोग पर संबंध जोड़ते हुए आगे बढ़े। और हर बार की तरह आज भी 3 सवाल रहेंगे और उस 3 सवाल को साथ आपको रिस्पॉन्स करना है। तो जैसा अभी तक जो भी हम लोगों ने चर्चाएं की इतने दिनों में, शरीर, मन और भावना यानी बॉडी, माइंड, इमोशन, इसकी बात की है, स्पिरिट की भी बात की है, यानी कि हम अपने सूक्ष्म शरीर की भी बात की, सारी ये की है। लेकिन जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं या अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं किसी घटना के साथ, किसी भाव के साथ, या किसी जो अनुभूति को हम जब रिफ्लेक्ट करते हैं, तो किसी न किसी भाव के रूप में होता है कि कोई भी उद्दीपन या कोई भी स्टिमुलस, चाहे वो मैक्रो हो या माइक्रो हो, यानी स्थूल हो या सूक्ष्म हो, तो वो अगर कोई स्टिमुलस होता है, उसके साथ जो हमारी संवेदनाएं अंदर जो अनुभूति होती है और उसका हम एक्सप्रेस करते हैं, उसका प्रकटीकरण करते हैं जिस रूप में, वो शायद हम लोग कहीं ना कहीं एक रस के रूप में देखते हैं या भाव के रूप में कहते हैं। तो हमारे परंपरा में 9 रस की बात कही गई है। और अगर हम इमोशन की बात करें या भावना व्यक्त करने की बात करें या मानसिक या मनोवृत्ति की भी बात करें, तो जितने भी हैं, नॉर्मल या एबनॉर्मल मनोप्रवृत्ति है या मनो के भाव जो हैं, नॉर्मल या एबनॉर्मल जितने भी प्रकार के हैं, वो कहीं ना कहीं इन 9 के अंतर्गत ही आते हैं। इस 9 के बाहर कुछ नहीं है। हम जितने भी इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, आज विशेषकर साइकोलॉजिकल या साइकियाट्रिक डिसऑर्डर के लिए ऑथेंटिक वो DSM माना जाता है, DSM-4। तो DSM-4 में भी जितने करेंगे तो कहीं ना कहीं देखेंगे व्याख्याएं बहुत है, बहुत से उसके कैटेगरी है, बहुत से नाम है, लेकिन उसके मूल में जाएंगे तो यही नौरस का ही कहा जाएगा कि उसका ही विस्तार है, इसी नौरस का विस्तार है अलग अलग रूप में किसी न किसी रोग का या मनोप्रवृत्ति का प्रकटीकरण। तो अब हम लोग उसको करें, क्योंकि अगर आप डिटेल्स में करना चाहेंगे तो जाहिर है कि नौरस के साथ साइकोलॉजी भी जुड़ती है, और साइकोलॉजी ही नहीं जुड़ती, साइकोलॉजी जो हम लोग वेस्टर्न कहते हैं वो है, और हमारे जो भारतीय दर्शन की परंपरा है वो भी जोड़ देती हैं, क्योंकि मन और उससे भी सूक्ष्मतर स्तर की जो है मानस है, वो मन है या अहंकार है, इन सारी चीज़ों का हमारे हर चीज़ के साथ जुड़ाव होता है या हर चीज़ के साथ उसका एक संबंध है। तो वो सब कुछ भी समझना पड़ता है अगर नौरस को और डिटेल्स में करना चाहेंगे तो। लेकिन हम लोग आज इसको उसके शरीर और स्वास्थ्य के और
थोड़े से डिजीज़ को लेके करेंगे। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं या हम लोग को पता भी है कि जो भी हम अगर मानसिक स्तर पे जब भी किसी चीज़ को करते हैं या कोई भी संवेदना या यूँ कहें कि कोई भी फैक्टर्स हो जो हमें हमारी संवेदनाओं को कहीं ना कहीं उद्दीप्त करती है या स्टिमुलेट करती है या उसको कहीं ना कहीं उसके ऊपर किसी न किसी तरफ में उसका टेंशन क्रिएट करती है और उसके बाद जो हमारी भावनाएं रिएक्ट होती है चाहे जिस रूप में उसके प्रति या उसके विरुद्ध जो भी होती है उसको हम कहीं ना कहीं अपने इमोशन या भाव के रूप में देखते हैं। अब जब भारतीय परंपरा में या वैदिक परंपरा में हम शरीर को एक व्यक्ति या व्यक्तित्व से अलग नहीं मानते। हमने अगर पहले एपिसोड की या पहले सेशन की बात की तो हमने पहला सेट इंट्रोडक्शन उसी में और उसके बाद हम लोग ने अस्तित्व की बात की थी कि हम जब भी बात करते हैं मनुष्य के शरीर की चिकित्सा की बात नहीं कर रहे, उसके मन की बात नहीं करें कि मनुष्य एक पूरा अस्तित्व है। और जब पूरा मनुष्य अस्तित्व है तो वो शरीर नहीं है, शरीर के अंदर भी है और शरीर के अंदर जो शरीर नहीं है वो भी है, क्योंकि शरीर के अंदर बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा जगह है जिसमें शरीर कुछ नहीं है, वैकेंट प्लेस है, वो भी शरीर कहा गया। और शरीर के बाहर भी जो है वो भी एक हमारे अस्तित्व का अंग है, क्योंकि हम शरीर के बाहर ही हमारे हवा है, शरीर के बाहर ही वो दृश्य है, शरीर के बाहर ही वो स्टिमुलस है जो हमारे संवेदी तंत्रों को और या संवेदनाओं को उद्दीप्त करते हैं। हम दृश्य आंखों से देखते हैं वो बाहर है, जो सुनते हैं वो भी बाहर से आती है। तो बाहर से भी संबंध है, वो भी हमारा अस्तित्व का पार्ट है और वो कहीं ना कहीं हमारे मन को, हमारे भाव को यानी कि इमोशन को रिफ्लेक्ट करता है या इमोशन को कहीं ना कहीं टच करता है, हमारे इमोशन को, भावनाओं को स्पर्श करता है या उसको कहीं ना कहीं प्रेरित करता है कि आप उस चीज़ से आकर्षित होते हैं। अब वो आकर्षण आपका आकर्षण है या विकर्षण है, ये डिपेंड करता है कि वो चीज़ आपको कितना सहज और आनंद देती है या कष्ट देती है या उससे आप उदासीन होते हैं। यानी जो कुछ भी घटना है वो संवेदना के स्तर पर आप उसको किस रूप में देखते हैं वो रिफ्लेक्ट करता है, और उसको जिस रूप में रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो हम रस के रूप में करते हैं। लेकिन जब कोई संवेदनाएं आती है, कुछ भी घटता है जो आपको इमोशन या रस के रूप में दिखता है, तो वो संवेदनाएं बाहर से आती हैं या अंदर कहीं मानसिक स्तर पर होती है, तो जो भी होती है जिस रूप में होती है हमारी संवेदनाओं के माध्यम से वो जाती है। और संवेदनाओं के माध्यम से जाएगी तो संवेदनाएं हमारे जो संवेदी तंत्र हैं या संवेदी जो हमारे सेंसुअल परसेप्शन के हैं 5 ऑर्गन है जो बाहर से होते हैं और एक हमारी थॉट प्रोसेस है, कि वो सारी चीज़ें इसके माध्यम से जाती हैं। और कुछ चीज़ें हैं जब आप सेंस ऑर्गन जब हमारे जब ब्रेन के साथ न्यूरोलॉजिकल रिलेशन में जब जाते हैं तो हमारी जो भी संवेदना है कहीं ना कहीं ब्रेन उसके साथ एक रिएक्ट करती है। और जब ब्रेन रिएक्ट करती है तो जाहिर है कि हमारे ब्रेन के साथ ब्रेन का कंडक्शन या कोऑर्डिनेशन बहुत से ऑर्गन के साथ हैं, और वो ऑर्गन के आसपास अगर आपकी इमोशन की संवेदनाएं आती है तो प्रत्यक्ष या परोक्ष उस ऑर्गन को भी प्रभाव होता है या उस ऑर्गन पर कोई इफेक्ट होता है तो भी आपके भावनाओं पे इफेक्ट होता है। यानी ये टू वे है कि इमोशन आपके मनस्थिति को तो प्रभावित करती है, कभी कभी आपके ऑर्गन को भी प्रभावित करती है। और अगर अभी आप कभी आपके ऑर्गन प्रभावित है तो ऑर्गन भी कहीं ना कहीं आपके मनस्थिति को प्रभावित करती है। यानी टू वे ट्रैफिक है कि हम दोनों तरह से उसमें हम प्रभावित हो सकते हैं। अब मान लीजिए कि थोड़ी सी बात में हम छोटी छोटी पहले हम लोग आ जाएं नौरस की बात। तो पहला जो नौरस में हम लोग बहुत पहले थे, जो हमारी परंपरा में जो कहा जाता है वो श्रृंगार। अब श्रृंगार को अगर हम बहुत एक उसका प्रिंसिपल इमोशन करें या मुख्य इमोशन समझे कि समझाना हो कि श्रृंगार में क्या आ सकता है, तो अगर एक बड़े कैटेगरी में अगर उसको करें तो हम उसको प्रेम वर्ड यूज़ कर सकते हैं। हालांकि हम अंग्रेजी में उसको लव यूज़ करते हैं, लेकिन शायद जो हिंदी का प्रेम है वो अंग्रेजी के लव से डिफाइन नहीं होता। प्रेम बहुत गहरा इमोशन है, क्योंकि कबीर ने जैसे कहा कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पढ़ने का मतलब है कि आप उस भाव को जब तक धारण नहीं करते, भाव को अनुभूति के स्तर पर जब तक नहीं समझते, तब तक प्रेम का कोई मतलब नहीं है। तो अंग्रेजी में लव है एक दूसरे के प्रति बोलना या एक दूसरे के प्रति अपने केयर को
रिफ्लेक्ट करना या रिप्रेजेंट करना, बस उतना ही है। लेकिन हिंदी में या भारतीय दर्शन में प्रेम का अर्थ है कि उस भाव को जब आप अपने अंतर्निहित कर लेते हैं, या आपके प्रेम आपकी जो व्यक्तित्व है या आपका जो अस्तित्व उसका पार्ट हो जाती है। जैसे मीरा, मीरा का प्यार प्रेम पागलपन की बात कही जाती है, तो वो पागल नहीं थी, उनका व्यक्तित्व भी हो गया कि प्रेम से अलग वो कुछ थी ही नहीं, या कुछ सोच ही नहीं पा रही थी, या उसके इतर वो अपने अस्तित्व को देख ही नहीं पा रही, उसी में डूब गई थी। तो ये है, अंग्रेजी में हम भले लव कहें, लेकिन श्रृंगार को हम मोटे तौर पर अगर हम कर सकते हैं तो उस प्रेम के साथ। और जब प्रेम जहाँ होगा और उस रूप में प्रेम होगा कि आपका अस्तित्व ही प्रेममय है, यानी आप प्रेम को पूरी तरह प्रेम में डूब चुके हैं, आप प्रेम से अलग आपको सोचा ही नहीं जा सकता। कई व्यक्ति तो होते हैं ना, उनका एक कैरेक्टर बन जाता है, उससे अलग उनकी कोई पहचान होती नहीं। तो उस तरह प्रेम में अगर हो जाएंगे तो इसकी सबसे बड़ी बात आती है कि सुंदरता। अब सुंदरता का मतलब ये नहीं है कि शारीरिक सुंदरता, आकर्षण का सुंदरता, व्यक्तित्व की सुंदरता, व्यक्तित्व का आकर्षण, कि वो व्यक्ति का एज ए होल उसके अंदर एक आकर्षण आता है, उसके प्रति एक व्यक्ति प्रेम या आकर्षण या उसके प्रति एक सद्भाव का ये करता है। डिवोशन आता है, जहाँ पे समर्पण की बात आती है। एक आपकी अंदर वो उत्साह भी आता है, पैशन होता है, ये होता है। अफेक्शन, किसी के प्रति स्नेह, स्नेह आता है, किसी के प्रति लगाव आती है, ये आता है। किसी के प्रति अब बहुत ज़्यादा सजग, सहज और उसके प्रति ज़्यादा समर्पित दिखते हैं। किसी को अच्छा लगना, किसी को अच्छा न लगना, ये सारी है। और प्रेम में ही वो वासना भी आ जाती है, विशेषकर जब आप प्रेम का एक परिचय है समर्पण, और समर्पण ही जब थोड़ा सा अगर क्या कहें, अगर समर्पण में थोड़ा सा अगर आप उस लेवल पे ले जाए कि अब वो अतिशयोक्ति या अति की जगह पे जाए, तो वासना में भी हो जाता है कि हम किसी के चाहना का या ऑब्सेशन में आ जाते हैं कि किसी की चाह को हम अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आप यूँ कह सकते हैं कि श्रृंगार का एक नकारात्मक पक्ष आ जाता है। श्रृंगार में हम एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा उसमें डूब जाता है। तो ये है, इसमें शारीरिक या सेक्सुअल डिज़ायर भी इन्वॉल्व होती है, लेकिन उसके अंदर भी है प्रेम और जो ऑब्सेशन का अंतर होना होगा। क्योंकि प्रेम और वासना दोनों को आप प्रेम के रूप में ही दिखाएंगे, लेकिन प्रेम में जहाँ समर्पण है, वासना में अधिग्रहण है, यानी हम उसको अपने वश में रखेंगे, अपने अंतर्गत रखेंगे, अपने आधार पे उसको डिफाइन करेंगे। तो ये अंतर है प्रेम और वासना, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं श्रृंगार के अंदर आएगी। तो श्रृंगार में ये दोनों चीज़ें आती है। दूसरा अब आ जाए, अगर श्रृंगार के बात आ गए तो दूसरी बात है हास्य आती है। और हास्य का मतलब हम लोग समझते हैं हंसना है, और हंसने के साथ कहीं ना कहीं हमारा आनंद जुड़ा है। तो इसको हम लोग हास्य को आनंद के रूप में जोड़ सकते हैं। और इसमें आनंद में इसमें भी है कि एक आप किसी के प्रति हास्य कर रहे हैं, हल्का विनोद कर रहे हैं, या विनोद या जो ह्यूमर अंग्रेजी में कहते हैं, विनोद करना मतलब हम किसी के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, टिटोली कर रहे हैं, बट उसका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। तो एक ह्यूमर कर रहे हैं, विनोद कर रहे हैं, लेकिन उसी में व्यंग भी आ जाएगा तो वो भी हास्य, क्योंकि व्यंग में भी हंसते हैं। यानी एक ही रस के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक होता है और एक कहीं ना कहीं एक दो, माने सकारात्मक का मतलब कि एक एक वह भाव है जिस भाव में हम अपने अंदर की उदारता, अपने अंदर की कि कुछ सहज भाव को करते हैं या उस सहजता के साथ दूसरे से जुड़ते हैं। और एक है कि अपने अंदर की कोई कई किसी नकारात्मक भाव को रिफ्लेक्ट करते हैं, या तो वो अपना भाव हो सकता है या दूसरे के प्रति हो सकती है। तो ह्यूमर भी आ रहा है तो सार्काज्म भी आ जा रहा है, यानी हम व्यंग्यबाण भी छोड़ रहे हैं। ठीक है, इसमें आनंद की बात मैंने कही, अम्यूजमेंट जो है, हम बहुत तरह के विनोद कर सकते हैं, खेल कर सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं, और बहुत ज़्यादा उत्साह में भी रह सकते हैं, और बहुत ज़्यादा आशा में भी रह सकते हैं। ये सबसे बड़ी, और संतुष्टि भी हो सकती है। यानी हास्य हमें उन सारी चीज़ों के साथ जोड़ता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों की तरफ पे। यानी कि हमारे विनोद के साथ भी, हमारे एक आनंद के रूप में, एक व्यंग के रूप में भी, और एक आशा और तृप्ति के रूप में भी। और कहीं ना कहीं अगर आप इसके साथ थोड़ा सा अतिशयोक्ति में जाएंगे तो सार्काज्म भी हो जाता है, व्यंग में भी जा सकता है। तीसरे अगर हम जाए तो जिसको हम लोग बोलते हैं अद्भुत। अद्भुत का मतलब ही होता है अद्भुत, जैसा दूसरा कुछ नहीं है, माने वो अपने आप में ही विशेष है, और ऐसा है कि उसकी अपनी समझ या कल्पना से परे है। वंडर, जिसको कि हम आशा नहीं करते, अपने आशा से थोड़ा अधिक हो जाना अद्भुत है। तो इसके अंदर जब अद्भुत आती है तो क्यूरियोसिटी होती है कि ये है क्या, यानी जिज्ञासा होती है।
एक रहस्य भी होता है कि ये कैसे हो गया, उसमें रहस्य होता है, ठीक है। और एक उसके अंदर चूंकि आशा से परे है तो उसके अंदर एक एप्रिसिएशन भाव होता है, उसके प्रति प्रशंसा का भाव भी होता है, और एक आश्चर्य तो होगा ही कि बहुत ज़्यादा इसमें आश्चर्य हो जाना कि ये है अद्भुत की बात है। अगला जो है हम लोग शांत की बात करते हैं। शांत का मतलब ही हम जानते हैं कि पीस होना, एकदम शांत होना। अब शांत जहाँ है तो बहुत आप मानसिक रूप से एक शांत हो सकते हैं, एक बहुत रिलैक्स ये में हो सकते हैं, और सबके प्रति आपकी एक बराबरी का या किसी के प्रति कोई विद्वेष भाव नहीं आता है, या कहीं ना कहीं आप एक मेडिटेटिव पोज में जाते हैं, या एक बहुत ज़्यादा तटस्थ हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं किसी के प्रति या किसी घटना के प्रति, उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। कितना भी बड़ा कुछ हो आप उससे अपने आप को अलग कर लेते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। और आप किसी भी तरह के कष्ट या डिस्टर्बेंस से अपने आप को दूर रख पाते हैं, तो ये शांत रस का है। ये भी एक स्टेज है जिसमें हम लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं। अगला जो है हमारा वो है रौद्र, रुद्र, रौद्र। रौद्र जनरली हम लोग कहते हैं अपने रौद्र रूप को, यानी कि अपने क्रोध को, एंगर को। अब जब एंगर जब होगी तो उसमें एक भयानकता, भयानकता मतलब उस तरह की भयानकता, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव गुस्सा आ जा सकता है जो बहुत डैमेजिंग हो, कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो, बहुत ज़्यादा मतलब नुकसानदायक हो, उस तरह की हो सकती है। आदमी बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है, कि बने बेचैन हो जाता है, इसी में तनाव बहुत ज़्यादा होगा, एक आवेग रहेगा बहुत ज़्यादा, और आवेग कभी कभी इतना ज़्यादा होगा कि आदमी उसमें नकारात्मकता की तरह भी जा सकता है। और एक जब एंगर बहुत जाता है और जब आदमी कुछ कर नहीं पाता तो उसी में कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है, यानी फ्रस्ट्रेशन की भी स्थिति वो आपके रौद्र रूप में आएगी। और कभी कभी जब आप अपनी सीमा में से बाहर चले जाते हैं, यानी आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो आप आउटबस्ट हो जाते हैं, अपने अंदर जो दबा है उसको ये कर देते हैं। तो ये बहुत ये होती है। और कभी कभी हम दूसरे को बहुत ज़्यादा नुकसान या अपमान कर देते हैं, और बहुत ज़्यादा खुद भी बहुत ज़्यादा कभी कभी भयानक जो कर जिसके ऊपर आता है वो फेरोसिटी बहुत ज़्यादा भयानक हो जाता है, या यूँ कहें कि बहुत ज़्यादा उस कंडीशन में वो बहुत अनकंट्रोलेबल हो जाता है, कि उसको कंट्रोल में नहीं किया जा सकता है। ईर्ष्या बहुत आ जाती है, और कभी कभी ईर्ष्या ऐसी आ जाती है कि दूसरे का नुकसान कर देना या दूसरे के साथ बहुत कुछ गलत कर देना। ये होता है रौद्र का रूप। अब उसके बाद अगर हम आ जाएं तो वीर रस आता है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं करेज, साहस। वीर को हम लोग साहस के करें, और जहाँ वीर आएगा तो जाहिर बात है कि आपको गर्व की बात आएगी, प्राइड आएगा, आपको आत्मविश्वास की बात आएगी, यानी कॉन्फिडेंस आएगा। और एक साहस है तो ब्रेवरी तो आएगा ही, और कहीं ना कहीं भय मुक्ति की बात आएगी, यानी आप किसी भी तरह के की चीज़ से डरेंगे नहीं। तो वीर रस कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ ही होता है। नेक्स्ट जो है करुणा है, जिसको हम लोग, करुणा को हम दुख के साथ यूँ कर सकते हैं, क्योंकि करुणा जब आएगी तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दुख की बात आएगी ही आएगी। तो करुणा जहाँ दुख है तो करुणा के साथ एक संवेदना आती है। जहाँ करुणा होगी तो वो एक करुणा दुख के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ेगी और एक दूसरे को सहयोग करेगी, तो कंपैशन यानी कि संवेदना आएगी, दया भी आएगी कि उसके प्रति दया, एक सिंपैथी आएगी कि उसके बाद सहानुभूत आएगा। दुख तो रहेगा ही रहेगा, और कहीं ना कहीं एक अंदर बेचैनी, दुख वाली बेचैनी की छटपटाहट जिसको होते हो जाता है, एक अंदर का जो दर्द होता है किसी चोट पाने के या दुख पाने का वो रहता है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उदास ये रहेंगे। और कभी कभी अगर करुणा के साथ कुछ मैटर दूसरा जुड़ा हो तो इनसिक्योरिटी भी आती है, क्योंकि वो भी एक करुणा का ये है कि इनसिक्योरिटी आती है। अगर किसी के बच्चे के ऊपर से या एक कम उम्र के बच्चे से ऊपर से गार्जियन का हाथ चला गया, तो जाने का तो दुख होगा, करुणा होगा, लेकिन एक इनसिक्योरिटी भी आती है कि आगे का जीवन कैसे चलेगा, तो उस जगह में इनसिक्योरिटी भी आती है। ये भी एक बड़ी बात है। और अगला जो है वो है आपका भय, यानी कि फियर। तो भय जब आएगा तो जाहिर बात है कि अगर आप एंग्जाइटी हैं तो है, एंगर है तो आपको तो रौद्र रूप आ रहा है, लेकिन एंग्जाइटी है, अंदर बहुत ज़्यादा बेचैन है, वो उसमें आ जाता है, चिंता में है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पैनिक में है, चिड़चिड़ापन आ गया है आपको, बहुत ज़्यादा किसी आतंक में या किसी भी तरह के उस तरह की स्थिति में है, जो हॉरर या जो जो ऐसे इवेंट के साथ जो आप जिसके साथ सहज नहीं है वो है, या शॉक वाली स्टेज में है, तो ये वायरस आता ही आता है। और आखिरी जो है हमारा, अगर रोग के रूप में देखें तो भय में बहुत बार जैसे नर्वसनेस होती है कि आदमी नर्वस होता है,
हिस्टीरिया के जो दौरे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं ये मान लीजिए कि ज़्यादातर है कि भय रस की बात ही है, ये है। और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस और डरे हुए हों, माने इतने डरे कि सहमे हुए हो, तो आप समझिए कि भय रस है। विभत्स जो है को डिस्गस्टिंग है, कि विभत्स जो ऐसा चीज़ है जो आप देखना नहीं चाहते, उस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते, मैंने वो आपके लिए मतलब एक्सेप्टेबल ही नहीं है। और एक्सेप्टेबल भी नहीं है इसलिए कि वो बहुत ख़राब है आपके लिए, मैंने वो आप कल्पना भी नहीं सकते इससे बुरा कुछ होता है। दैट इज़ द डिस्गस्टिंग, विभत्स। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की बात करती है, और कहीं ना कहीं अपने ऊपर ही बहुत सा कमजोरी, अपने ऊपर आत्मदया आती है कि हमें अपने आप इतना अपने आप को कमज़ोर और दया मतलब ये समझे कि हम हर तरह से कमज़ोर हैं या हमारा कोई नहीं है, तो उस स्थिति में अगर करते हैं तो ये चीज़ें हमारे पास आती है। तो अब ये 9 रस की तो बात हमने कर दी है। अब अगर रस को अगर हम लोग थोड़ा सा अलग ढंग से समझें तो ये जितने भी रस जो हैं ये एक तरह से इमोशनल एनर्जी है। क्योंकि आज की भाषा में हम लोग अंग्रेजी की भाषा में इमोशन की बात करते हैं, हमारे यहाँ भाव की बात है होती है। वैदिक परंपरा में इमोशन को सिर्फ भावना नहीं बल्कि भाव है, यानी वो व्यक्तित्व का अंग है। ये 9 रस जो किए हैं सिर्फ एक भावना नहीं है, इस भावना के पीछे एक भाव है। और एक भाव मतलब भावना का मतलब है कि सिर्फ एक हमने रिएक्ट कर दिया, नहीं, ये व्यक्तित्व का भाव है जो आपके अंदर है। और जब अंदर है तो आपके सूक्ष्म और स्थूल दोनों शरीर से जुड़ा है, यानी कि आपके स्थूल शरीर या अंगों से भी जुड़ा है, और सूक्ष्म शरीर यानी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से भी जुड़ा है, न्यूरल कंडक्शन से जुड़ा है, यानी खाली न्यूरल पाथवे से भी नहीं जुड़ा, न्यूरल कंडक्शन ये है। यानी फिजिकल बॉडी जिसमें मतलब शरीर और नर्व तो है ही है, लेकिन इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है, जो एनर्जी जो हो रही है उससे भी जुड़ा है। यानी ये एक इमोशनल, अंग्रेजी में भले हम इमोशनल एनर्जी करें लेकिन ये भाव की ऊर्जा है, यानी आपके पूरे व्यक्तित्व को जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर के बीच जो एक अंतर संबंध है, और उस अंतर संबंध को, नहीं तो आप एक ही व्यक्ति रौद्र होता है और एक ही व्यक्ति शांत हो जाता, कैसे? क्योंकि ये जो सूक्ष्म और स्थूल शरीर के अंतर संबंध है, जो इमोशनल एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको हम इस जो स्थूल से सूक्ष्म के बीच जर्नी होती है वहाँ पे हम उसको कंट्रोल करते हैं। या तो सूक्ष्म को ही पकड़ लेते हैं कि स्थूल से एनर्जी, स्थूल तक एनर्जी को हम कंट्रोल ले करें, या अगर स्थूल शरीर को पर अगर उस तरह की एनर्जी आती है तो सूक्ष्म उसको रेगुलेट करता है। तो ये एक कहीं ना कहीं इमोशनल एनर्जी है, या हमारे कहें कि सूक्ष्म और स्थूल शरीर को बीच का एक अंतर संबंध है ऊर्जा के माध्यम से या भाव के माध्यम से, और इसीलिए वो पूरे व्यक्तित्व को कवर करता है। क्योंकि अगर कोई चोट थप्पड़ शरीर पे मारता है, गुस्सा आदमी दिखाता है, यानी फिजिकल असॉल्ट आपको मेंटल रिएक्शन में बदलता है। तो ये है कि सूक्ष्म और स्थूल और सूक्ष्म शरीर के बीच के अंतर संबंधों को दर्शाता है, ये जो रस की बात है, ठीक है। और जब भी इसमें कोई डिसइंटीग्रेशन होता है तो ये हमारी जो इमोशनल हार्मनी है, यानी इमोशनल या भाव का जो सामंजस्य है स्थूल और सूक्ष्म शरीर के बीच में, और इसके बीच जो इमोशन और भाव की जो ऊर्जा का प्रवाह है उसका एक सामंजस्य है कि आप शरीर से कब ऊर्जा सूक्ष्म शरीर में चली जा रही है और कब सूक्ष्म से स्थूल शरीर में आ रही है, और वो दोनों को सामंजस्य में रख रही है। वो जहाँ भी डिस्पैरिटी होती है और वो कहीं भी डिस्टर्ब होती है तो कहीं ना कहीं ये जो आपकी जो इंटीग्रेशन है वो डिस्टर्ब करती है। अब हम थोड़ी सी करें कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो सूक्ष्म और कुछ जो हमारे भाव हैं वो कहीं ना कहीं हमारे स्पेसिफिक ऑर्गन से जुड़े हैं। जनरल लेवल पे समझने के लिए वो ठीक है, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, डिजीज़ को या पेशेंट के कंप्लेन को और ज़्यादा आइसोलेट करते जाएंगे, एक एक सिम्टम को, एक एक कंडीशन को, तब आप देखेंगे कि एक रस के अंदर दूसरा रस भी जुड़ा हुआ है। कि अपेरेंटली आपको दिख रहा है रौद्र है, लेकिन हो सकता है उसके पीछे कोई दुख भी छुपा है। तब आप जब केस टेकिंग करेंगे तो उस रूप में करेंगे कि आप भैया पहले रौद्र को टैकल करेंगे या दुख को टैकल करेंगे, ये है तो, या उसके अंदर कोई विभत्सता है, तो ये सारी चीज़ों को आइसोलेट करना पड़ेगा। हम लोग सिंपल इमोशन इतना नहीं है, इतना हल्का, जैसा मैंने कहा ना कि DSM-4 हजारों डिजीज़ है, मेंटल डिजीज़, लेकिन वो सब इस 9 रस के माध्यम से है। तो इसलिए, और सिर्फ मेंटल डिजीज़ नहीं, वो मेंटल डिजीज़ का फिजिकल कहीं ना कहीं एफिलिएशन है, भले वो मानसिक रूप में दिख रहा है लेकिन उसका उस
कंडीशन का कोई ना कोई शारीरिक ऑर्गन भी कम या बेसी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, तो उसको भी हमको टैकल करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं समझेंगे तो आप सिर्फ वो गुस्सा आ रहा है तो हम रौद्र रूप को करेंगे, नहीं हो सकता है। पूरी केस टेकिंग पर करेंगे कि ये रौद्र रूप के माध्यम से ही मेन कारण है, इसके पीछे और कारण है, या कई कारण है, कई रस आके फिर रौद्र को इस रूप में कर रहे हैं, या रौद्र अपने आप आ रहे हैं, या दूसरे रस उसको प्रभावित कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों को जानना पड़ेगा। अब जैसे हम सिंपल, और इसी की वजह से शरीर में रोग आते हैं, और उसका हमारे शरीर के अलग अलग भागों में दिखता है, स्किन पे दिखता है कभी कभी, तो ये सब चीज़ें होती हैं। सबसे ज़्यादा जो होता है, आप देखेंगे कि जो हमारे रौद्र या गुस्सा है, ये सीधे सीधे हमारे लीवर के साथ कनेक्ट है, हमारे लीवर के साथ। तो लीवर अगर अफेक्टेड है तो आप समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा है, रौद्र रूप है। लेकिन लीवर जब आप करते हैं तो लीवर के पीछे और भी कारण हो सकते हैं। तो लीवर डायरेक्टली अफेक्टेड हुआ इसलिए रौद्र आया है, ये नहीं हो सकता। या तो रौद्र था इसलिए लीवर आया, लीवर पे इफेक्ट हुआ, या लीवर का प्रॉब्लम था इसलिए रौद्र आया। लेकिन लीवर का प्रॉब्लम लीवर का ही है, या पहले कहीं शरीर में और रोग था, वो शिफ्ट होकर लीवर पे आया है। तो फिर आपको पिछले जो एपिसोड, कई एपिसोड हैं कि डिजीज कैसे पंच प्राण और पंच कोश का करेंगे, तब आप समझेंगे कि एक ऑर्गन से डिजीज दूसरे ऑर्गन में कैसे शिफ्ट हुई है। तो उसके आधार पे आप समझेंगे कि अगर लीवर ही मेन कॉज है, तब तो लीवर को टारगेट करना है और रौद्र को करना है। लेकिन लीवर के पीछे कुछ और है, उसके और फैक्टर है, और वो भी रस से ऑर्गन में आया है, ऑर्गन से रस में गया है, यानी माइक्रो से मैक्रो या मैक्रो से माइक्रो, या आज की भाषा में कहें कि बॉडी से माइंड या माइंड से बॉडी। तो उस रूप में समझ के हम डिजीज को कहीं ना कहीं समझेंगे। तो रौद्र को हम लोग जनरली लीवर के साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। लीवर के साथ रौद्र भी जुड़ेगा तो डिप्रेशन भी जुड़ेगा। किडनी जो है कहीं ना कहीं हमारे भय के साथ रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए भय को निकालना है। भय और इनसिक्योरिटी जहाँ आएगी तो समझ जाइए कि किडनी का ही। और आज की तारीख में ये आदमी इनसिक्योरिटी मोर और लेस सभी को है, और यूँ देखिएगा कि किडनी के प्रॉब्लम भी सब अधिकांश लोगों को है। इसका मतलब ही नहीं कि सभी की किडनी खराब हो गई है या डायलिसिस हो रहा, नहीं। लेकिन किडनी का रेगुलर अगर चेक करेंगे तो देखेंगे किडनी फंक्शन या किडनी का प्रॉपरली नहीं होता। इसके कई फैक्टर्स हैं, उस फैक्टर्स में नहीं जाएंगे। जो हमारे डेली के लाइफस्टाइल है, कि हम अपने किडनी के फंक्शन को किस तरह प्रभावित करते हैं अपने लाइफस्टाइल। तो कई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं या लाइफस्टाइल कंडीशन है जिसकी वजह से हम किडनी को ये करते हैं कि हमारे पानी के पीने के तरीका और पानी पीने के ड्यूरेशन, कितने अंतर पे पी रहे हैं, कितना पानी पी रहे हैं और किस तरह पी रहे हैं, ये तीनों चीज़ हमारे किडनी को प्रभावित करती है। और किडनी को प्रभावित हो करती है तो हमारे भाव को भी प्रभावित करती है, यानी फियर और इनसिक्योरिटी को भी प्रभावित करती है। या फियर इनसिक्योरिटी है तो हमारी किडनी को भी प्रभावित करेगी, और किडनी को प्रभावित करेगी तो फिर हमारे अंदर ऑटोमेटिकली फियर और इनसिक्योरिटी आएगी। तो ये दोनों वे में हो सकता है। तो ये आपको करना है। जो हमारा लंग्स है, लंग्स जनरली हम लोग क्या करते हैं, सांस लेने और छोड़ने की बात करते हैं। लेकिन लंग अगर दूसरी बात में करें तो सांस लेने फिजिकल लेवल के डिसऑर्डर है, लेकिन कि सांस की तकलीफ है तो दूसरा उसके साथ जो है भाव के स्तर पर दुख और आत्मविश्वास की कमी भी जुड़ा है। यानी आपकी लंग की फंक्शन कहीं कहीं डिस्टर्ब हो रही है तो आपके अंदर आत्मविश्वास की भी कमी हो सकती है, और कहीं ना कहीं आप दुख के अंदर हैं, या दुख को इसके साथ आप जी रहे हैं, दुख को कहीं ना कहीं पकड़ रहे हैं, दुख के साथ अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे। तो ये चीज़ें हैं लंग्स के साथ। इसीलिए लंग्स को हम बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। और हमारी वैदिक परंपरा में हमेशा हम लोग शरीर से ज़्यादा प्राण की बात करते हैं, क्योंकि लंग्स प्राण का साइट है। तो प्राण ही प्रॉपर नहीं कर पाएगा तो पूरे शरीर को हम प्राण सही नहीं दे पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आप के शरीर में कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी आएगा, और दुख भी आप बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपको शरीर को प्रॉपर ऊर्जा आप नहीं दे पा रहे। तो ये एक बड़ी बात है। और हार्ट है, लंग्स अगर काम नहीं करेगी तो हार्ट भी कहीं ना कहीं प्रॉपर होगा। और हार्ट जो है रिफ्लेक्ट करता है आनंद के लिए, ठीक है, जॉय और हैप्पीनेस के लिए। तो आनंद के लिए ये है। और कहीं ना कहीं हार्ट अगर डिस्टर्ब है तो आपकी ईर्ष्या के लिए भी हार्ट ये है। तो अगर लंग्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस गया तो लंग्स अगर खराब हुआ तो हार्ट के भी फंक्शन पे अफेक्ट करेगा। हार्ट खराब हो जाएगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन लंग्स के फंक्शन, लंग्स और हार्ट कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मिलके ही काम करते हैं, एक दूसरे के सहयोग से काम करते हैं। तो हार्ट जैसे वो सेल्फ कॉन्फिडेंस का है तो जॉय, जहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस है वहाँ जॉय है।
और जहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्लूमी है या सैडनेस है या दुख है, तो वहाँ जॉय ऑटोमेटिकली नहीं आएगा ना। हार्ट अगर डिस्टर्ब है तो लंग्स डिस्टर्ब होगा, या लंग्स डिस्टर्ब है तो हार्ट कहीं ना कहीं डायरेक्टली डिस्टर्ब होगा। और जब वो होगा तो आपके अंदर हार्ट ज़्यादा होगा, तो अगर जॉय कन्वर्ट हो रहा है नेगेटिविटी में तो ईर्ष्या में आएगी, और वो ईर्ष्या आपको और ज़्यादा खतरनाक ले जाएगी और वो हार्ट के प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ाएगी। तो ये आपको समझना है। स्प्लीन जो कि माना जाता है हमारे बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट ये है, लेकिन जो हमारे बहुत डीप रूटेड इमोशन है या दुख है, जो बहुत दबे हुए इमोशन है, दुख है बहुत दिनों से, या इतना दबे है कि उसको हम ले नहीं आ पाते दबा के, बहुत होता है ना ज़िंदगी में बहुत कुछ दुख आ गया उस आदमी को उसने कभी व्यक्त नहीं किया, दबा के रखा, तो ये स्प्लीन उसको रिफ्लेक्ट करता है या उसको करता है कि बहुत गहरा सदमा हो, गहरी चिंता हो, गहरा दुख हो, वो हमारे स्प्लीन को रखता है। और जो हमारे जो इंटेस्टाइन्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारी चिंताओं को रिफ्लेक्ट करता है। अब इस तरह से अगर आप मान लें कि ये सारी चीज़ों को नौरस को ये करेंगे, तो ये हम ऑर्गन को हम लोग ने बहुत क्या कहें कि बेसिक लेवल पे हमने इस चीज़ को डिस्कस किया कि जनरल एक एपिसोड में। लेकिन अगर हम ये करें तो लीवर को जैसे हमने रौद्र के साथ जोड़ लिया, तो फिर मैंने कहा कि रौद्र के पीछे सिर्फ लीवर ही नहीं है और कोई फैक्टर है तो उसको तो आइसोलेट होगा। तो क्लिनिकल स्टडी टोटली डिफरेंट हो जाती है। थ्योरेटिकल है कि इसके साथ ये रिलेशन है, लेकिन जब आप पेशेंट डीलिंग करेंगे तो पेशेंट एकदम इस तरह बुकिश लैंग्वेज में आपके पास नहीं आएगा कि मेरे गुस्सा है मतलब लीवर खराब है या लीवर पे इफेक्ट है, नहीं है। हो सकता है लीवर सप्रेस्ड हो, लीवर अपना काम नॉर्मल कर रहा है, कोई और लीवर नॉर्मल काम कर रहा है, इसलिए लीवर के अंदर सप्रेशन हो, वो मेंटल स्तर पे हो या धीरे धीरे लीवर पे आएगा, या कोई और फैक्टर्स है जो प्रेशर दे के लीवर को इस तरह का काम करवा रहा है तो रौद्र हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा समझने की बात है। जैसे मैंने कहा लंग्स और हार्ट का, क्योंकि दोनों फिजियोलॉजिकली आप जानते हैं एक दूसरे के साथ फंक्शन रिलेटेड ही है। लंग्स में अगर प्रॉब्लम होता है तो हार्ट को सर्कुलेशन में आएगा, क्योंकि लंग्स से ही आपको ऑक्सीजन मिलती है और वो ऑक्सीजन जब जाती है ब्लड में हार्ट में और हार्ट से सर्कुलेट होती है। तो अगर लंग्स में कहीं उस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो हार्ट में भी आएगी और सर्कुलेशन में भी इफेक्ट करेगी। तो अल्टीमेटली लंग्स से हार्ट, हार्ट से सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में जब जाएगी तो धीरे धीरे आपके पूरे ब्लड सर्कुलेशन के साथ एक एक कोशिकाओं में पहुंचेगी। तो अलग अलग इस चीज़ में और किस तरह वो किस ऑर्गन को इफेक्ट कर देगी, कब और रूट कॉज कहाँ है वहाँ देखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं रिलेटेड है। और कभी कभी ये भी होगा कि आप भाव के स्तर पर ही इतना ज़्यादा पहले ही प्रभावित है, यानी कि सूक्ष्म शरीर पर, मेंटल बॉडी पर या इमोशनल लेवल पे ये कर रहे हैं कि इमोशन फिर आपको बॉडी को रेगुलेट कर रही है, एक एक ऑर्गन को कर रही है, क्योंकि इमोशन के साथ आपकी बॉडी के ऑर्गन जुड़े हुए हैं। तो बॉडी को अगर हम टॉर्चर करते हैं तो बॉडी फिर इमोशन, उस तरह की इमोशन डेवलप करेगी, और इमोशनल टॉर्चर करते हैं तो वो इमोशन उस ऑर्गन पर उस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो वाइस वर्सा है। तो इस चीज़ों को हमें आपको समझना होगा। इस चीज़ को बिना समझे आप नहीं कर सकते, क्योंकि नौरस चिकित्सा जो है बहुत सहज और आसान नहीं है, बड़ी ये भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है और ये हमारी भारतीय परंपरा में है। ये जो मॉडर्न नेचुरोपैथी जो हम लोग पढ़ते हैं उसके अंदर इसकी चर्चा नहीं होती। हम वैदिक नेचर क्योर में नौरस चिकित्सा की कर सकते हैं। तो नौरस चिकित्सा पर और अगर डिटेल्स कभी भी जानना हो तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। इस पर हम लोग डिटेल्स पाठ्यक्रम आरंभ कर रहे हैं। लेकिन आज का पहले हम लोग 3 सवाल कर लें कि पहला ये है कि अगर आप जो हमने जो 9 रस की बात जो की उसमें मैंने पहला कौन सा रस की चर्चा की थी। इस पूरे एपिसोड में जो हमने 9 रस की बात की उसमें पहला रस जो मैंने बात किया वो कौन से रस की बात थी। दूसरी बात है कि विभत्स रस जो है वो कौन से इमोशन को रिफ्लेक्ट करता है। और तीसरा जो है जो सबसे यह है कि जो हमारे स्प्लीन है वो किस इमोशनल या किस रस को रिफ्लेक्ट करता है, या कौन से रस स्प्लीन को रेगुलेट करते हैं, स्प्लीन को प्रभाव डालते हैं। ये 3 रस हैं। ये 3 हमारे आज के सवाल हैं और ये सवाल हमने आपको बता दिए। इस पर आप बिल्कुल अपने फीडबैक जैसे और देते हैं और जानिए। लेकिन एक हम डिस्क्लेमर ज़रूर दे देंगे कि नौरस के आधार पर किसी को आइडेंटिफाई या डायग्नोसिस करना हो तो आप और गंभीरता से इसको समझने की और सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक लेक्चर के माध्यम से सुन के उस पर ये नहीं कर पाएंगे कि पेशेंट टू पेशेंट बहुत से
जब पेशेंट जब आते हैं या रोग जब आते हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना, उसके आधार पे किसी चीज़ को आइसोलेट करना थोड़ा सा अलग वो प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो चाहे वो नौरस की बात हो, पंच प्राण की बात हो, पंचकोश की बात हो, ये सारी चीज़ों या नाड़ी की बात हो, ये सारी चीज़ों को आप उस रूप में बेहतर हो किसी एक्सपर्ट के अंदर सीख के तभी अप्लाई करिए। ऐसे उस चीज़ को किसी पर जज करने मत जाइए, हो सकता है आप गलत आकलन कर ले, गलत ये कर ले। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, अगले एपिसोड में जल्दी मिलेंगे। अब हम लोग धीरे धीरे नज़दीक पहुंच रहे, इस पाठ्यक्रम के समाप्ति की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और अब लोग धीरे धीरे थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच पे भी जा रहे हैं कि अब जो पहले ये पार्ट था, एक पार्ट था जिसमें हमने थियोरेटिकल, क्योंकि बिना समझे हम प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं, जैसे आज की जो चर्चा हुई, अगर आप पंच प्राण, पंचकोश और नाड़ी वाली बात नहीं हो गई, या पहला दूसरे एपिसोड में जो हमने अस्तित्व की बात की थी, शरीर और माइंड की बात की थी, सूक्ष्म और स्थूल शरीर की, अगर वो नहीं सुने होंगे, नहीं समझे होंगे, तो ये समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसको बिल्कुल ये करिए, और सूक्ष्म और स्थूल शरीर के बीच के जो अंतर संबंध का जो स्थापित करने की जो भाव है, जो एक पूरे अस्तित्व को एक भावमय बनाता है, उस नवरस की चिकित्सा को अपने अंदर भी उस चीज़ को समझिए, जानिए। और इसको और आगे ज़्यादा समझना हो तो बिल्कुल हमारे पाठ्यक्रम जो शुरू हो रहे हैं उससे जुड़िए। जुड़ने के लिए इसी मेल आईडी पे संपर्क करिए अगर आप उस पाठ्यक्रम को, कोर्स को करना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। और जाते जाते चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने कमेंट भी दीजिए, और अपने जिस जिस शहर में है, जहाँ जहाँ है, वहाँ इसको शेयर करिए, अपने सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, और उस पर अपने टाइमलाइन पर कहीं भी इसको लगाइए, स्टेटस में लगाइए, अपने स्टोरी में शेयर करिए, ताकि लोग इससे जागरूक हों और इसको समझें, और इसको आज ज़्यादा समझने के लिए आपके पास जुड़े, तो आपकी भी एक सोशल सर्किल इससे ज़्यादा जुड़ेगी, आपका भी सोशल सर्किल बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।